बिहार में आज महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बंद बुलाया था। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे थे और विरोध रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेड करके रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। दोनों नेताओं ने पटना से हुंकार भरते हुए चुनाव आयोग को चेतावनी दी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, न कि किसी पार्टी की निजी शाखा। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अंतिम पायदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है। आप लोगों के वोट को महागठबंधन के बंद को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग पिकनिक मनाने के लिए पटना पहुंचे हैं, इनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने ये भी पूछा कि उन्हें वोटर लिस्ट में सुधार से क्या दिक्कत है। वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। पूरे देश में आज ट्रेड यूनियनों ने एक दिन की हड़ताल रखी। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, असंगठित श्रमिक और मजदूर संगठन शामिल थे। देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का असर भी दिखा। दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ श्रमिकों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है और इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर बैंकों के कामकाज तक देखने को मिला। ये हड़ताल सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों और कॉरपोरेट की तरफ झुकाव के विरोध में बुलाई गई है। हड़ताल के दौरान कई जगह बाजार और मॉल बंद रहे, कई जगह हाईवे भी जाम किए गए। बिजली, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सरकारी कंपनियों पर भी हड़ताल का असर दिखा। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा हुआ है। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल बीच से टूट गया। हादसे के समय पुल से गुजर रहे 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा नदी में गिर गए। इसके अलावा एक टैंकर टूटे हुए पुल पर फंस गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड की टीम तीन टीमें रेस्क्यू करने के लिए मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस पुल के से मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने का काम होता है। इसके टूटने से क्षेत्र में आवागमन बाधित हो गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। वडोदरा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इंजीनियरों की एक टीम को हादसे की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उस समय 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 5 को SSG हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। अभी ट्रैफिक को सिंध रोड ब्रिज से होकर डाइवर्ट किया गया है, बट वो भी जस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स। हैवी कमर्शियल व्हीकल को अभी वहाँ से जाने की मनाही नहीं, क्योंकि उस वहाँ की भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और वो ट्रैफिक को हम लोग थ्रू हाईवे डाइवर्ट करेंगे। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 महीने में ये तीसरा जगुआर हादसा हुआ है। आज संसद की स्थायी समिति ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा की समीक्षा की। समिति ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा एयर इंडिया हादसे को लेकर अंतिम रिपोर्ट जारी करने में देरी पर चिंता जताया गया। ज़्यादा डिटेल के साथ रोहन सिंह है हमारे साथ। बताएं रोहन, आज संसदीय समिति की बैठक में क्या क्या हुआ? जी, आज ये जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया इस पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कि जो AIB इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी रिपोर्ट पब्लिक कब होगी, उसमें देरी क्यों की जा रही है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट AIB की तरफ से मंत्रालय को दी गई है, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं वो अभी पब्लिक नहीं है। जो कमेटी है उसकी तरफ से ये पूछा गया कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस आप कैसे जो है वो लाएंगे, क्योंकि इस जो रिपोर्ट है उसमें लगातार देरी हो रही है। तो इसका जो जवाब है वो मंत्रालय की तरफ से ये दिया गया कि कोई टाइमलाइन नहीं रखा गया है कि कब तक ये रिपोर्ट जो है जारी होगी। जब ये सारी जांच की जो सभी एंगल्स पे जांच कर ली जाएगी उसके बाद इसे जारी किया जाएगा। कुछ और सवाल भी उठाए गए। ये भी पूछा गया कि आखिर जब एक ऑलरेडी कमेटी AIB जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एक और पैनल क्यों बनाया गया होम सचिव की अध्यक्षता में। तो इस पर जवाब ये दिया गया कि जो AIB का इन्वेस्टिगेशन है वो एयर इंडिया जो क्रैश है उस पर खास तौर पर फोकस रहेगा, जबकि जो पैनल बनाया गया है वो ओवरऑल एविएशन सेफ्टी के मुद्दों को देखेगी। साथ ही इस बैठक में DGCA की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया। बोइंग के जो लोग हैं उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए कई सदस्यों की तरफ से कि उनका रिप्रेजेंटेशन इस पे क्यों नहीं है। ये लगातार दूसरे दिन एक दूसरा जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहा है। कल भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी उसने बैठक की थी, और आज ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की तरफ से ये बैठक की गई है। और आखिर में ये ज़रूर कहा गया कि जो पूरा एविएशन है, जो पूरा मंत्रालय है, उसका काम है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बताना, और इसके लिए जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है उसका आना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अब अंतरिक्ष विभाग ने मंजूरी दे दी है। आज इन स्पेस ने कंपनी को मंजूरी दी। पिछले महीने सरकार ने कंपनी को सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया था। आज कंपनी को सिर्फ स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। ज़्यादा डिटेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आतंकवादियों की फंडिंग पर नजर रखने वाली ग्लोबल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आतंकी संगठन अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल हथियार खरीदने और पैसे जुटाने के लिए कर रहे हैं। FATF ने अपनी इस रिपोर्ट में 2019 के पुलवामा हमले और 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमले का भी जिक्र किया है। दुनिया भर में आतंकियों की फंडिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अब आतंकवादी संगठन पारंपरिक तरीकों को छोड़कर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल हथियार खरीदने और फंडिंग के लिए कर रहे हैं। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया एल्युमिनियम पाउडर एक बड़ी ई-कॉमर्स साइट के जरिए मंगाया गया था। ये पाउडर IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ। गोरखनाथ मंदिर हमले में डिजिटल पेमेंट गेटवे का हुआ इस्तेमाल। FATF ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2022 में हुए गोरखनाथ मंदिर हमले को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के आरोपी ने डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर विदेशों में करीब
6.7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। इस फंडिंग के जरिए आरोपी ने कथित तौर पर ISIS से जुड़े खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए उसने VPN का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन और पहचान को छुपाया। FATF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर भी बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ आतंकी संगठनों को सीधे तौर पर कुछ देशों की सरकारों से आर्थिक, तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद मिल रही है। ये मदद सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग, हथियार और सुरक्षित ठिकाने तक मुहैया कराए जा रहे हैं। FATF के मुताबिक आतंकियों को सरकारी मदद का ये चलन न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर खतरा है। CDS अनिल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। CDS अनिल चौहान के मुताबिक 3 देशों के साझा हितों के मेल से दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों पर गंभीर असर पड़ेगा। Economic distress in countries in the IOR has given outside powers to leverage their influence through debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. इस फेस्टिवल सीजन से कपड़ों के दाम बढ़ेंगे, लेकिन ये कोई अभी की बात नहीं है। कॉटन में लो प्रोडक्टिविटी, MSP पॉलिसी और आयात पर निर्भरता आने वाले सालों में भी जारी रहेगी। क्या है इसकी वजह, समझने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। इस दिवाली और उसके बाद कपड़े महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह है पिछले कुछ सालों से बढ़ते कॉटन के दाम। इस साल भी एक बेल यानी 170 kg कॉटन का दाम 50,000 से बढ़कर 55,000 तक हो गया है। कपास महंगा होने से गुजरात में कई जिनिंग मिल बंद हो गई हैं और जो चालू हैं उनको अपना उत्पादन कम करना पड़ा। हमारा जो जिनिंग उद्योग अभी जो है वो बहुत सफ़र कर रहा है। जिनिंग लगभग गुजरात में तो हम जो समझो हमारा जो चलता था पहले वो लगभग 0 बराबर आ गया है। अब मेरी फैक्ट्री पहले तो ऐसा बोलते थे कि भाई एशिया की सबसे बड़ी राजा इंडस्ट्रीज है, अभी बिल्कुल समझो तो परसेंटेज वाइज हम 5% में भी नहीं है। भारत में हर साल 3 करोड़ कॉटन बेल की खपत होती है। इस बार 3 करोड़ 20 लाख बेल का उत्पादन हुआ है। कॉटन कॉरपोरेशन 1 करोड़ कॉटन बेल MSP पर यानी 60,000 रुपये प्रति बेल की खरीद करेगा। लिहाजा ज़्यादा पैदावार के बावजूद दाम बढ़ेंगे, इसलिए कॉटन मिल सस्ता कॉटन आयात करने की तैयारी में है। पिछले 2-3 साल से जिस तरह से गवर्नमेंट कॉटन का MSP बढ़ा रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भी अगले सीजन भी MSP ऑपरेशन में कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया बहुत सारी गांठें लेगी जो इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर के प्राइस में होगी। तो इस वजह से हो सकता है कि इंडिया की मिलों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़े और मुझे ये ताज्जुब की बात नहीं लग रही है कि अगले सीजन में इंपोर्ट का आंकड़ा 50 लाख बेल को भी क्रॉस कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और अमेरिका में प्रति हेक्टेयर 1000 किलो से 2200 किलो तक कॉटन का उत्पादन होता है। दुनिया का एवरेज है 800 किलो प्रति हेक्टेयर, लेकिन भारत में सिर्फ 450 किलो। यानी आने वाले सालों में भी दाम और आयात बढ़ेंगे। अगर उत्पादन क्षमता ही बढ़ जाती है तो न केवल MSP के बोझ से बचा जा सकता है, लेकिन किसानों की आवक में भी मातबर वृद्धि हो सकती है। केतन जोशी, कड़ी, गुजरात। दुनिया भारत को एनर्जी लीडर के तौर पर देखना चाहती है, ये कहना है देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक देश की पावर कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। इस अचीवमेंट में हमने अभी तक जो हमारा टोटल 472 गीगावाट का जो इस समय जनरेशन हो रही है, उसके अंदर लगभग 50%, बहुत शॉर्ट देन 50% हम पहुंचे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
हम 50% मार्क को क्रॉस कर जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।